नमस्कार स्टूडेंट्स। हम देख रहे हैं हमारे आसपास कई कठिन परिस्थितियां हैं, लेकिन हमें उन परिस्थितियों से हारना नहीं है बल्कि जीतना है और अपनी पढ़ाई को निरंतर रखना है। आपकी अर्थशास्त्र में आ रही मुश्किलों को आसान करने के लिए मैंने फिर से अपनी कोशिश को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप उससे मोटिवेट करेंगे, मुझे हौसला देंगे और शायद आपके इस हौसले से ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चैप्टर थर्ड हम शुरू करेंगे आज मांग की अवधारणा। चैप्टर फर्स्ट मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। चैप्टर सेकंड हमारे कोर्स में 12th में नहीं है, तो आज हम चैप्टर थर्ड मांग की अवधारणा से शुरुआत करेंगे। मांग की अवधारणा को समझने से पहले हमें 3 शब्दों में स्पष्ट अंतर पता होना ज़रूरी है, तभी हम मांग की अवधारणा को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहला शब्द है इच्छा, दूसरा आवश्यकता और तीसरा मांग। इच्छा हमारी एक डिज़ायर होती है जिसे हम मन में तो रखते हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम उसे पूरा कर सकें। दूसरी है हमारी आवश्यकता। हमारी इच्छा भी है वो, लेकिन उसको हम पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे भी हैं और हम पैसा खर्च करने को तैयार भी हैं, तब वो हमारी इच्छा आवश्यकता का रूप ले लेती है। और वही आवश्यकता मांग तब बनती है जब हम वस्तु को खरीदने की इच्छा रखते हैं, पैसा खर्च करने के लिए तत्पर हैं और उसी निश्चित समय पर और निश्चित कीमत पर वस्तु को खरीदने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, वो हमारी मांग बन जाती है। जैसा कि इसकी परिभाषा में भी बताया गया है, मांग से तात्पर्य उस वस्तु की मात्रा से है जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर रहता है। मांग की अवधारणा के साथ स्थान, समय और कीमत तीनों शामिल होते हैं। जब हम आवश्यकता में स्थान, समय और कीमत को शामिल कर लें, तब वो हमारी मांग बन जाती है। मांग 2 प्रकार की होती है। पहली होती है व्यक्तिगत मांग और दूसरी होती है बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग वह मांग होती है जब एक उपभोक्ता के द्वारा एक वस्तु को विभिन्न कीमतों और विभिन्न मात्राओं पर मांगा जाए, उसको हम व्यक्तिगत मांग कहते हैं। दूसरी होती है बाजार मांग। कई उपभोक्ताओं के द्वारा एक वस्तु की कई मात्राओं को कई कीमतों पर मांगा जाता है, उसे हम बाजार मांग कहते हैं। जिस तरीके से मांग 2 प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार अनुसूचियाँ भी 2 प्रकार की होती हैं। पहले हम ये जान लें कि मांग अनुसूची होती क्या है। मांग अनुसूची वह दर्शाती है, एक सारणी के रूप में होती है, जो ये दर्शाती है कि एक वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत के बीच में कैसा संबंध पाया जा रहा है। अगर कीमतें कम होंगी तो मात्रा हम ज़्यादा खरीदेंगे और अगर कीमतें बढ़ी हुई होंगी तो हम मात्रा कम खरीदेंगे। दोनों के बीच के जो संबंध है उसको सारणी के रूप में अनुसूची के द्वारा दर्शाया जाता है। जिस तरीके से मांग 2 प्रकार की पढ़ी हमने, पहली व्यक्तिगत मांग और दूसरी बाजार मांग, वैसे ही अनुसूचियाँ भी 2 प्रकार की होती हैं। पहली व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरी बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची किसी एक निश्चित समय पर एक व्यक्ति के द्वारा जब एक ही वस्तु की को एक ही वस्तु की मात्रा को कई कीमतों पर खरीदा जाता है, तब वो हमारी व्यक्तिगत मांग अनुसूची बन जाती है। जैसे इस सारणी में दिखाया गया, प्रति किलोग्राम अनार की कीमत पर हम अनार की मांगी मात्रा को देख रहे हैं। जब 25 रुपये कीमत थी तो हम 1000 रुपये ले रहे थे, जब 100 रुपये हुई तो 250 ग्राम ही ले रहे हैं। इसे ये दर्शाया गया जैसे जैसे कीमतें बढ़ी, हमारी मांगी हुई मात्रा भी घटती चली गई और जैसे जैसे कीमतें कम होंगी, 100 से 25 रहेगी, वैसे ही हमारी मांगी हुई मात्रा भी बढ़ जाएगी, 250 से 1000 ग्राम हो जाएगी। इसी तरह बाजार मांग अनुसूची ये दर्शाती है कि कई उपभोक्ताओं के द्वारा एक वस्तु को कितनी कीमतों पर उसकी कितनी मात्राओं की मांग बाजार में की गई है, वो हम मांग अनुसूची के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे इस तालिका में देखकर हम समझ सकते हैं कि प्रति किलोग्राम कीमत दे रखी है अनार की 25, 50, 75 और 100 और एक कॉलम में ए द्वारा कितनी मात्रा मांगी गई अनार की और बी द्वारा कितनी मांगी गई मात्रा बताई गई है। जब हम दोनों को जोड़ दें तो बाजार मांग आ जाती है। जैसे कि 25 रुपये पर 1000 ग्राम ए ने मांगी और 1100 ग्राम बी ने मांगी। जब हमने दोनों को जोड़ दिया तो 2100 ग्राम बाजार की मांग कहलाई।
अब इसे हमने अनुसूचियों से तो देखा, पर हम इसे मांग वक्र के द्वारा भी देखेंगे। मांग के नियम को मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले हम मांग वक्र समझ लेते हैं। जब हमने मांग दो प्रकार की पढ़ी, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। दूसरी हमने पढ़ी अनुसूचियां दो प्रकार की, व्यक्तिगत अनुसूची और बाजार अनुसूची। तब ये सब दो हैं तो हमारे वक्र भी दो होंगे। पहला होगा व्यक्तिगत मांग वक्र और दूसरा होगा बाजार मांग वक्र। ये देखिए आप, देखा जाए तो 3.2 में दर्शाया गया है कि एक में तो ए का मांग वक्र है, बी का मांग वक्र है और बाजार का मांग वक्र है। ये दोनों मांग वक्र हमें कीमत और मात्रा के बीच में संबंध को बता रहे हैं। जब हम ए और बी के मांग वक्रों को जोड़ दें तो हमें बाजार का मांग वक्र प्राप्त होता है। याद रहे, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि बाजार मांग वक्र क्या कहलाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता मांग वक्र का क्षैतिज योग ही या हॉरिजॉन्टल समेशन ही हमारा बाजार मांग वक्र कहलाता है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इसके साथ ही हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, मांग के निर्धारण तत्व। मांग, हम किसी वस्तु की मांग करते हैं, उसे निर्धारित करने के लिए कई तत्व होते हैं। आप खुद सोचिए, जब आप खुद बाजार में जाएंगे तो आप मांग जब किसी वस्तु की करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसे अगर हम प्रैक्टिकली अपने ऊपर अपना के देखें तभी हम समझ पाएंगे इसकी सारी अवधारणाओं को, और फिर आपके लिए ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। और मेरा काम यही है कि आपके सब्जेक्ट को किस प्रकार से मैं इजी बनाने की कोशिश करूँ। मांग के निर्धारण तत्व। अब हम जब बाजार गए तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, किसी वस्तु को खरीदने के लिए उसकी कीमत पूछते हैं। कीमत पता चल गई, फिर हम देखते हैं कि उसी प्रकार की कहीं दूसरी वस्तु वैसी दुकान पर मिल रही है कि नहीं। फिर हम दोनों की तुलना करते हैं, किसी की कीमत कम होती है, किसी की कीमत ज़्यादा होती है, किसी की क्वालिटी अच्छी होती है, किसी की क्वालिटी कम अच्छी होती है। फिर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास पैसे कितने हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो हम और अच्छी चीज़ और महंगी चीज़ खरीद सकते हैं। अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो हम नहीं खरीदेंगे वो वस्तु को। फिर चौथी चीज़ हम क्या देखते हैं कि उपभोक्ता की पसंद क्या है, रुचि क्या है। मुझे जो पसंद होगा आप वही खरीदेंगे जो आपको पसंद होगा, जो मुझे पसंद होगा वो मैं खरीदूंगी। अब वो महंगी है सस्ती है वो फिर दूसरी बात हो गई, लेकिन हमारी मांग और हमारी रुचि और हमारी पसंद पे भी डिपेंड करती है। फिर है भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत की प्रत्याशाएं, मतलब एक्सपेक्टेशन। हो सकता है भविष्य में किसी वस्तु की कीमतें बढ़ जाएं तो हम उसे आज खरीद लेंगे, या हो सकता है कि हमें पता चले कि भविष्य में उस वस्तु की कीमत घट जाएगी तो हम उसे कल खरीदेंगे, आज नहीं खरीदेंगे। और क्या क्या हुआ कि एक हुआ हमारे जनसंख्या पी, मतलब जनसंख्या, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी मांग की मात्रा ज़्यादा होगी, और जहाँ जनसंख्या कम होगी मांग की मात्रा कम होगी। फिर नेक्स्ट हमारा आया है मौसम जैसा होगा उसी प्रकार हमारी उसकी मांग भी उसके अनुसार होगी। अगर गर्मी का मौसम है तो एसी की मांग ज़्यादा होगी, और अगर ठंड का मौसम है तो गर्म कपड़ों की मांग ज़्यादा होगी और एसी की मांग कम होगी। इसी प्रकार कई ऐसे तत्व हैं जो हमारी मांग को निर्धारित करते हैं। जब इन तत्वों के बीच में और मांग के बीच में हम संबंध को बताते हैं तो वो हमारा मांग फलन बन जाता है। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि Px है। Px मतलब उस वस्तु की कीमत, Py मतलब दूसरे वस्तु की कीमत। फिर हम देखते हैं y मतलब हमारी आय, T मतलब हमारी रुचि या हमारी पसंद, और E मतलब हमारी प्रत्याशाएं। जब हम इन सब का प्रभाव हमारी मांग पर देखते हैं तो वो हम मांग फलन कहलाता है। मांग फलन उसे कहते हैं जब हम जो मांग और मांग के तत्वों के बीच में संबंध को बताता है उसे हम मांग फलन कहते हैं। अब हमें ये जानना है कि मांग फलन तो हमने समझ लिया, लेकिन जो हमने दूसरी वस्तुओं को नाम दिया कि उपभोक्ता संबंधित वस्तुएं होती हैं, तो संबंधित वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी होती हैं, इसे हम आगे कवर करेंगे। पहले हम ये जान लें कि ऐसे क्या क्या चीज़ें होती हैं जो मांग वक्र को निर्धारित करती है या जो मांग को ऋणात्मक बनाती हैं।
उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मांग का नियम क्या होता है। मांग का नियम ये बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर मांग और कीमत के बीच में जो संबंध को दर्शाता है वो मांग वक्र कहलाता है। मांग वक्र वह वक्र है जिसमें अन्य बातें समान रहने पर हम मांग और कीमत के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाया जाता है, उसे हम मांग का नियम कहते हैं या मांग वक्र कहते हैं।